The fourth module of the video lecture series of SQL Server is going on, and we are going through the SQL Server level properties. हमें पता है कि सर्वर लेवल की जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो मास्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं। अगर हम जब भी इन सर्वर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं तो उस वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं होती। उनमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ उस वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं होती जब तक कि हम सर्वर की सर्विस को स्टार्ट नहीं करते। तो हम ये चेक करते हैं कि सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसमें हम जो है मेमोरी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। मेमोरी में हमारे पास ये होती है कि एसक्यूएल सर्वर की यहाँ पे मेमोरी की ऑप्शंस हैं कि कितनी मैक्सिमम और मिनिमम मेमोरी हम एसक्यूएल सर्वर के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ये इतनी ही मेमोरी जो है वो नज़र आती है कि जो एसक्यूएल सर्वर के लिए रिज़र्व होती है, यानी मैक्सिमम मेमोरी जो होती है ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। एसक्यूएल सर्वर अगर हम जो है अपने इस कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में जो है वो देखें कि कौन सा रिसोर्स जो है, कौन सा प्रोग्राम जो है वो सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो हम देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर जो होता है मोस्ट ऑफ द मेमोरी कंज्यूमर होता है। एसक्यूएल सर्वर जो होता है वो क्या करता है कि जितनी भी मेमोरी अवेलेबल होती है वो ऑलमोस्ट सारी जो होती है वो रिज़र्व कर लेता है। और फिर जो होता है ये इसको क्यों रिज़र्व करता है, ये इसको अपनी जो है परफॉर्मेंस के लिए और कैशे की परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करता है। क्योंकि एसक्यूएल सर्वर जो होता है अपने कैशे में जो है वो कैशे प्लान्स को और डेटे को स्टोर करता है ताकि मैं जो है डिस्क से इनपुट आउटपुट जो है वो एक्सेस को कम किया जा सके। लाइक अगर एक क्यूरी को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है तो एसक्यूएल सर्वर क्या करता है कि उस क्यूरी का जो प्लान है और उस क्यूरी को जो डाटा है वो कैशे के अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो जो है जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो उसको प्लान जो है वही जो स्टोर्ड है वो रीयूज़ होगा और वो डाटा भी कैशे से ही एक्सेस करेगा। और कैशे जो है वो फास्ट मेमोरी होती है। इससे एसक्यूएल सर्वर की परफॉर्मेंस जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। और डिस्क से अगर उस एसक्यूएल सर्वर जो है डाटे को रिट्रीव करेगा तो इनपुट आउटपुट जो होती है ये ज़्यादा होंगी और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो होगी वो स्लो होगी। इस वजह से जो है एसक्यूएल सर्वर जो होता है मेमोरी का जो होता है सबसे ज़्यादा कंज्यूमर एसक्यूएल सर्वर होता है। और जब जो है अगर कोई दूसरे प्रोग्राम को इसी सेम मशीन के ऊपर मेमोरी चाहिए होती है तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एसक्यूएल सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। एसक्यूएल सर्वर जो है एज़ पर रिक्वेस्ट जो होती है जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है उतनी रिलीज़ कर देता है। तो अगर मेमोरी जो है इसको इंक्रीज़ भी किया जाए तो भी जो है डेटाबेस का लोड बैलेंस सेम रहता है। क्योंकि उसमें उसमें भी जो है वो हम देखें अगर मेमोरी को इंक्रीज़ करने के बाद अगर हम उसकी हम कंप्यूटर की रैम इंक्रीज़ भी कर दें तो भी अगर हम चेक करें तो भी हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मेमोरी जो होती है वो कंज्यूम्ड बाय एसक्यूएल सर्वर। तो ये फॉर परफॉर्मेंस पर्पज़ के लिए होता है। अगर एसक्यूएल सर्वर हम जो है इसको टास्क मैनेजर में अभी भी चेक करके देखते हैं कि कौन सा जो है प्रोग्राम सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो टास्क मैनेजर में अगर हम जाएं और यहाँ पे जो है चेक करें मेमोरी को, सॉरी, हम टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ये देखें कि 55% मेमोरी जो होती है टोटल मेमोरी का इस वक्त यूज़ हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा टॉप कंज्यूमर जो है वो ये एसक्यूएल सर्वर है। बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी कंजम्पशन जो है इससे कम है एसक्यूएल सर्वर से। तो ये किस वजह से है, एसक्यूएल सर्वर जो है इतनी मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहा होता लेकिन ये रिज़र्व करके रख लेता है। डायनामिकली तौर पे फिर इसको जो है वो यूज़ करता है। तो अगर जो है इसी मशीन के ऊपर दूसरे कोई क्रिटिकल प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं जिनको जो ड्यूरिंग रन टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते और उनको मेमोरी चाहिए होती है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उन जितनी मेमोरी उनको रिक्वायर्ड होती है वो कैलकुलेट करके जितनी हमारे पास अवेलेबल है उसमें से माइनस करके बाकी जो है यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्वर के लिए मैक्सिमम मेमोरी के अंदर एंटर कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास जो है मेमोरी जो है सपोज़ हम कहते हैं कि 1024 है, तो जो है 1024 में से अगर जो है 24 मेमोरी जो है प्रोग्राम को चाहिए, दिस इज़ ओनली फॉर एग्जांपल, कि 24 मेमोरी जो है उस प्रोग्राम को चाहिए, तो हम जो है यहाँ पे जो है मैक्सिमम मेमोरी
100 रख दें, और 24 जो है वो उस प्रोग्राम के लिए रिज़र्व रखेगी, ताकि एसक्यूएल सर्वर उसको अपनी ये रिज़र्व ना करे। तो एसक्यूएल सर्वर के लिए हम इतनी मेमोरी उसमें से निकाल के बाकी इसके लिए मैक्सिमम मेमोरी यहाँ पे इसके लिए रिज़र्व कर देंगे। और यहाँ पे जो अगर हम दूसरी इसमें मेमोरी की ऑप्शन में जाएं तो हमें इंडेक्स क्रिएशन मेमोरी होती है कि कितनी इंडेक्स क्रिएशन के लिए जो है मेमोरी को रिज़र्व किया जाए। ये किलोबाइट्स के अंदर है। तो यहाँ पे जो है इंडेक्सिंग जो होती है वो जब हम कोई टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर जो है ये इंडेक्स क्रिएट करते हैं फॉर द जो होती है उसकी सिलेक्शन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर उसके जो है टेबल्स वाले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे जो है फिर हम इन डिटेल जो है इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये मिनिमम मेमोरी पर क्यूरी, यानी कि एसक्यूएल सर्वर की जो क्यूरीज हम एग्जीक्यूट करते हैं उस क्यूरी के लिए जो मिनिमम मेमोरी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1024 जो होती है किलोबाइट्स रिज़र्व है। ये हम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ मैक्सिमम मेमोरी को चेंज किया, तो अब मैं देखता हूँ, मैं अगर देखना चाहता हूँ क्या ये मैंने जब चेंज किया इमीडिएटली ये इफ़ेक्ट हो गई है या नहीं, तो इसके लिए मुझे रनिंग वैल्यूज़ वाली ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। जब मैंने रनिंग वाली ऑप्शन को क्लिक किया तो मैंने यहाँ देखा कि अभी वो इफ़ेक्टिव नहीं हुई, अभी जो लास्ट वाली मेमोरी थी वही वाली जो है इफ़ेक्टिव है। तो इसको इफ़ेक्टिव करने के लिए जो कि मैंने चेंज की है ये वाली मेमोरी, इसके लिए मुझे अब सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा जो है एक मशीन है उसके ऊपर सिर्फ एसक्यूएल सर्वर ही चल रहा है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्सिमम मेमोरी है हमें उसी को ही एलोकेट रखना चाहिए ताकि एसक्यूएल सर्वर की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ ना हो। इसी तरह जो है हमारे पास सिक्योरिटी का टैब है। सिक्योरिटी के टैब में जो है वो हमने एक सिक्योरिटी का ये जो है ऑथेंटिकेशन का फीचर जो है ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो होती है अगर हमने एसक्यूएल सर्वर का ऑथेंटिकेशन मोड जो था विंडोज़ ऑथेंटिकेशन रखा था जो कि रिकमेंडेड भी है, लेकिन जो है आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है हमें मिक्स मोड भी चाहिए था। हमें उसका कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स आई कि हमें उस एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन चाहिए थी। लाइक जो है कोई रिमोट लॉगिन है जो हमारा उस डोमेन का यूज़र नहीं है, अब वो कोई यूज़र लॉगिन करना चाहता है तो फिर हमें एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन भी चाहिए होगी। तो फिर हम जो है ये अब इस ऑथेंटिकेशन मॉडल को अगर हम चेंज करना चाहें, ऑथेंटिकेशन मोड को चेंज करना चाहें, तो यहाँ से भी जो है ये एसक्यूएल सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो की सर्वर प्रॉपर्टीज़ में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से हम ये एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट कर देंगे और ये उस वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक कि हम इस सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट नहीं करेंगे। सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट जो है हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर जाके रीस्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम जो है एसक्यूएल सर्वर की इसके मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे कैसे रीस्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो है इसी सिक्योरिटी में ये ऑप्शन है कि ऑडिटिंग की, कि अगर लॉगिन जो है एसक्यूएल सर्वर के अंदर कोई यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उस लॉगिन को हमने उसका जो एसक्यूएल सर्वर को ये ऑप्शन दी जाए कि वो उसको ऑडिट करे, उसकी लॉगिन की इंफॉर्मेशन को वो राइट करे, उसका रिकॉर्ड कीप करे। तो अगर वो रिकॉर्ड जो है कीपिंग करे तो कौन से इवेंट के ऊपर करे, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि नन का मतलब है वो लॉगिंग करे ही ना, उसकी ऑडिटिंग करे ही ना। और अब दूसरी ऑप्शन है कि अगर उसने जो है अटेम्प्ट की लॉगिन करने की लेकिन वो फेल्ड हो गई तो इस फेल्ड अटेम्प्ट को जो है वो फ़ौरन जो है वो एसक्यूएल सर्वर जो है अपना लॉग ऑडिट को कर ले, ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है बाद में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसकी अगर लॉग चेक करे तो उसको पता चले किसने जो है वो लॉगिन करने की ट्राई की थी। एक ऑप्शन ये है कि फेल्ड्स के ऊपर जो है सिर्फ ऑडिट करे, फेल्ड अटेम्प्ट्स के ऊपर। दूसरी ऑप्शन ये है कि सक्सेसफुल लॉगिन्स के ऊपर अटेम्प्ट करे। और तीसरी ऑप्शन ये है आइदर फेल्ड और सक्सेसफुल, वो इसको ज़रूर ही ऑडिट करना चाहिए। तो हम इनमें से किसी एक ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या हम ऑडिट की नॉन रख देते हैं ऑप्शन। तो ये जो था सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थे इसके एसक्यूएल सर्वर के सर्वर लेवल के फीचर थे, और अगर इनमें से हम कुछ भी चेंज करेंगे तो वो चेंज उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक कि हम एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस सर्विस को रीस्टार्ट नहीं करते।
तो अगर हम जो है इसकी कनेक्शन वाली टैब में जाएं तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो है वो पहली अगर हम ऑप्शन देखें तो वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंकरेंट कनेक्शंस, यानी कि एट द सेम टाइम एसक्यूएल सर्वर से कितने कनेक्शन जो है वो ओपन हो सकते हैं। जब भी एसक्यूएल सर्वर पे कोई यूज़र जो है ऑथेंटिकेट होता है तो उसके लिए एक सेशन ओपन हो जाता है, कनेक्शन ओपन हो जाता है, जिसको जो है वो सेशन उसको कनेक्ट जो है एक टोकन मिल जाता है, एक सर्विस जो है जब वो कनेक्ट हो जाता है एसक्यूएल सर्वर के साथ तो कनेक्शन ओपन हो जाता है, उसको जो है कनेक्शन को एक कनेक्शन आईडी मिल जाती है, एसपी आईडी। तो अगर जो है एसक्यूएल सर्वर के साथ हम ज़ीरो, अगर यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ये है कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब जितने मैक्सिमम एसक्यूएल सर्वर वो सपोर्ट करता है कनेक्शन को, लाइक एसक्यूएल सर्वर जो है मैक्सिमम कनेक्शन जो होता है एट द सेम टाइम जो है वो 32,000 के राउंड अबाउट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम कनेक्शन जो है एट द सेम टाइम सिर्फ इतने ओपन हो सकते हैं। और इसके लिए ये हमारे लाइसेंस मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने कितने जो है पर कनेक्शन का पर लाइसेंस लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सपोज जो है अब ज़ीरो का मतलब ये है कि 32,000 से ज़्यादा जो है कनेक्शंस ओपन हो सकते हैं एट द सेम टाइम। अगर मैं इसको लिमिट कर दूँ 10 कर दूँ तो अब जो है मैक्सिमम 10 कनेक्शंस ओपन हो सकते हैं। और हम जो है ये इस ऑप्शन देखते हैं कि क्या मैंने जब ये अभी ये इमीडिएटली इफेक्ट होगा या मुझे इसके लिए सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं ये रनिंग वैल्यू वाली ऑप्शन को क्लिक करके देखता हूँ तो ये अभी इफेक्टिव नहीं हुआ। ये जो मैंने कॉन्फ़िगर्ड किया है इसको इफेक्टिव के होने के लिए जो है मुझे एसक्यूएल सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल सर्वर की सर्विस को हम रीस्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले ये वाली ऑप्शन देख लेते हैं कि ये रिमोट सर्वर कनेक्शंस क्या होता है। रिमोट सर्वर कनेक्शंस को अगर इस ऑप्शन चेक बॉक्स को हम चेक करेंगे तो फिर जो हमारे रिमोट लॉगिन्स हैं जो कि इस डोमेन से जो बाहर एग्जिस्ट करते हैं क्लाइंट्स, अगर वो इस सर्वर को एक्सेस करना चाहेंगे तो ये वाली ऑप्शन अगर हम क्लिक करेंगे तो वो क्लाइंट्स जो हैं सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। और रिमोट से जो कोई क्यूरी आती है सर्वर को डाटा रिट्रीव करने के लिए या कोई और जो है उसको रिक्वेस्ट आती है कि तो वो कितनी उसका अगर हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइम जो है 600 सेकंड्स के लिए कि वो 600 सेकंड से अगर ज़्यादा टाइम ले रही है डेटाबेस से वो कोई जो उसको डाटा चाहिए उसको रिट्रीव करने में, अगर वो 600 से ज़्यादा टाइम ले रही है तो एसक्यूएल सर्वर क्या होगा कि उसको उस क्यूरी को डिस्कनेक्ट कर देगा, उस क्यूरी का जो है कनेक्शन जो होगा ऑफ कर देगा इतने टाइम्स के बाद, वो इतनी देर तक उसका वेट करेगा। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा टाइम ले रही है रिमोट क्यूरी टाइम आउट अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। अगर हम यहाँ ज़ीरो लिखेंगे कि तो फिर वो अनलिमिटेड टाइम के लिए डाटा को रिट्रीव कर सकती है, जिससे जो है हमारा वो क्या होगा रिसोर्सेज बिजी हो जाएंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट आ गई या जो है वो हमारा सर्वर जो है ऑफ है और क्यूरी जो है वो कोई प्रॉब्लम आया कि सर्विस स्टार्ट हो गई और क्यूरी जो है स्टिल रनिंग 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 कर रही है तो वो अनलिमिटेड टाइम्स के लिए रन होती रहेगी। अगर ये टाइमिंग हमने सेट की होगी तो फिर इतने टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो अभी हमने इसके 10 कनेक्शंस की सेटिंग की है तो अब हम इसको जो है चेक करके देखते हैं, कनेक्शंस एसक्यूएल के सर्वर के साथ ओपन करके देखते हैं। तो इस 10 कनेक्शंस को जो है हम के ये इसके ऊपर इफेक्टिव है उसके लिए हमें एसक्यूएल सर्वर की सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। और मैं ये सीक्वल सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर रहते हुए इस सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो ये सर्विस जो है ये हमारी रीस्टार्ट हो रही है। जब ये सर्विस रीस्टार्ट होगी तो फिर अब मैं एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन ओपन करता हूँ। जब सर्विस रीस्टार्ट होगी और मेरा ये एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो जो है ओपन है तो इसका मतलब ये है कि मेरे कुछ कनेक्शन ऑलरेडी ओपनड हैं। तो जो रिमेनिंग कनेक्शन है वो हम जो है ओपन करके देखते हैं। लाइक मैं क्यूरी एनालाइज़र ओपन करता हूँ। क्यूरी एनालाइज़र क्या होती है, ये एसक्यूएल सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए क्यूरी का एक टूल है। जब मैं एक क्यूरी एनालाइज़र को ओपन करता हूँ, यहाँ से ये न्यू क्यूरी को मैं ओपन करता हूँ तो एक कनेक्शन मेरा ओपन हो जाता है। ये मैं न्यू क्यूरी की तो मेरा जो है वो एक कनेक्शन ओपन हो गया।
तो यहाँ पे मेरे एक कनेक्शन मैंने डेटाबेस से ओपन हुआ और कुछ कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखें, ये कनेक्शन की एक आईडी मिली हुई है, जो कि हम जब भी डेटाबेस या इसके सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक जो है वो आईडी मिल जाती है। सेशन आईडी एसपी आईडी है, जो यहाँ पे अभी नज़र आ रही है 53। इसी तरह मैं जो है कंट्रोल एंड शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ और एक न्यू क्यूरी एनालाइज़र खोलता हूँ। क्यूरी एनालाइज़र खोलने का मतलब मैंने एसक्यूएल सर्वर के साथ एक नया कनेक्शन ओपन कर दिया है। तो ये देखिए, कंट्रोल एन किया तो एक नया कनेक्शन ऐड हो गया और उसकी सर्विस आईडी जो है वो एसपी आईडी जो है हम चेक करते हैं वो कितनी हो गई। अभी जो है 10 कनेक्शंस मैंने ओपन करने थे, तो इसका मतलब ये है कि 10 कनेक्शन जो हैं हमारे पूरे हो गए। तो ये नया कनेक्शन जो है वो नहीं ओपन कर रहा। कुछ कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी ओपन थे। अगर हम चेक करें, लाइक यहाँ यहीं पे चेक करके देखते हैं कि तो हमारा ये जिस यहाँ पे हमारा कनेक्शन ओपन है, ये तो यहाँ हम चेक करते हैं कि एसक्यूएल सर्वर के साथ कितने कनेक्शन ओपन है। तो क्यूरी एनालाइज़र में मैं ये sp_who की कमांड दी, तो ये कमांड जो मुझे बताएगी कि कितने कनेक्शंस ओपन हैं। ये तो बाकी तो सिस्टम्स के अपने कनेक्शन हैं, एसक्यूएल सर्वर के इंटरनल कनेक्शन हैं, और ये यूज़र्स के कनेक्शन हैं। तो यूज़र ये होस्ट मशीन है, ये देखें 1 2 3 4। तो 4 कनेक्शन जो हैं ऑलरेडी ओपन हैं। तो हम देखते हैं कि अब हम कितने और ओपन कर सकते हैं। कल कंट्रोल एन किया, ये मैंने 5 6। तो ये जो है हमारे, अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये जो है तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है, और ये 10 कनेक्शंस जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। हम इससे ज़्यादा कनेक्शंस अब अगर ओपन करने की ट्राई करते हैं तो वो एसक्यूएल सर्वर जो है उसको ओपन नहीं करेगा। लाइक मैं न्यू क्यूरी करता हूँ तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो वो उसको जो है वो डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे जो है वो एरर मैसेज देगा, क्योंकि ऑलरेडी जितने कनेक्शंस हमने डिफाइन किए थे मैक्सिमम उतने उसने ओपन कर दिए हैं। उससे ज़्यादा वो एसक्यूएल सर्वर जो है वो अलाउड ही नहीं कर रहा कनेक्शन ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो हमें एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो हम वो देखते हैं कि वो एरर मैसेज क्या है। ये एरर मैसेज जो है वो यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कैन नॉट कनेक्ट टू दिस सर्वर। क्योंकि कनेक्शन जो हैं जितने अलाउड थे उतने ओपन हो चुके हैं, उससे ज़्यादा वो ओपन नहीं हो रहे। अब जो है हमें वो ये कनेक्शन जो ओपन है इन सबको क्लोज करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि क्या हम जो है दोबारा से उसको रीसेट कर देंगे, जो ज़ीरो कनेक्शन अनलिमिटेड कनेक्शन की तरफ। अनलिमिटेड मीन मोर देन 32,000। तो हम जो है वो दोबारा से कनेक्शन जो है वो ज़ीरो कर देते हैं। और जब ये कनेक्शंस जो है वो ज़्यादा, जितने अलाउड हैं उससे ज़्यादा ओपन करने की ट्राई करें तो ये उसकी एसक्यूएल सर्वर की सर्विस को स्टॉप कर देता है। सर्विस को मैंने रीस्टार्ट किया। अब जो है वो वापस जाके हम कनेक्शंस में अनलिमिटेड कर देते हैं कनेक्शंस, और इसके लिए फिर मुझे सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रनिंग वैल्यू में देखें तो ये अभी जो है एक्टिव नहीं हुआ है। एक्टिव कब होगा ये अनलिमिटेड कनेक्शंस? जब मैं इसकी सर्विस को रीस्टार्ट करूँगा। तो मैं जो फिर सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ। ये एसक्यूएल सर्वर की सर्विस रीस्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमने वैल्यू दी थी अनलिमिटेड की, क्या वो एक्टिव हो गई है या नहीं हो गई। और अगर एक्टिव हो गई है तो फिर उसके बाद हम दोबारा से कनेक्शंस ओपन करके देखेंगे।
इसकी हम सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पार्ट प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ हमने चेक किया कनेक्शंस में, तो ये कनेक्शन जो है अब हमारे पास अनलिमिटेड है। तो अब हम दोबारा से क्यूरी एनालाइजर ओपन करके देखते हैं। ये वन क्यूरी एनालाइजर, मैं कंट्रोल एन करके मोर कनेक्शंस ओपन करता हूँ, कंट्रोल एन, ये देखें नीचे कनेक्शन आईडी आ रही है 58, ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी अब हम जो है वो अनलिमिटेड कनेक्शन जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसके मैक्सिमम अलाउड कनेक्शन जो है वो हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन जो है वो रीसेट कर दिया, ज़ीरो कर दिया। ज़ीरो अनलिमिटेड कनेक्शंस के लिए होता है। तो अब हम ये सारे कनेक्शंस क्यूरी एनालाइज़र को इसको क्लोज़ कर दिया। अब हम दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में सर्वर लेवल की में जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कनेक्शंस, हमने देखा कनेक्शंस जो टैब थी उसके अंदर एसक्यूएल सर्वर की सर्वर लेवल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी। और अब हम जो है इसकी डेटाबेस सेटिंग्स की प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ डेटाबेस की जो सेटिंग की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें जो है ये लिखा कि डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फिल फैक्टर कितना होना चाहिए। ये इंडेक्स जो है, जब हम इंडेक्सिंग की तरफ जाएंगे, डेटाबेस क्रिएट करके एसक्यूएल सर्वर के टेबल्स क्रिएट करेंगे और वहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करेंगे, तो इंडेक्सिंग के टॉपिक के अंदर जो है फिर हम ये इंडेक्स की सारी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे जो है डेटाबेस सेटिंग्स में दूसरी ऑप्शन जो है डिफ़ॉल्ट बैकअप मीडिया रिटेंशन, यानी कि यहाँ पे जो है ये बैकअप्स का ये जो नंबर हम स्पेसिफाई करेंगे वो नंबर जो है वो डेज़ होंगे। लाइक अगर मैं 30 यहाँ लिखूँगा तो ये 30 डेज़ होंगे, यानी कि जो जो ये एसक्यूएल सर्वर जी बैकअप ले रहा है, डिफ़ॉल्ट बैकअप एसक्यूएल सर्वर ले रहा होगा किसी बैकअप डिवाइस के ऊपर, तो उसके ऊपर जो बैकअप्स आ रहे हैं तो वो एसक्यूएल सर्वर जो है, अगर मैं यहाँ 30 लिखूँगा तो उनको 30 डेज़ तक उसके डिवाइस के ऊपर बैकअप्स को रखेगा, उस बैकअप मीडिया के ऊपर 30 डेज़ के लिए वो एसक्यूएल सर्वर जो है अपने बैकअप्स रखेगा। आफ्टर 30 डेज़ जो है वो उनको ओवरराइट करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर यहाँ पे जो भी मैं नंबर स्पेसिफाई करूँगा तो वो उतने डेज़ के बाद जो है वो उस बैकअप मीडिया के ऊपर जो है बैकअप्स को ओवरराइट करना शुरू कर देगा। और ये जो दूसरी ऑप्शन है कंप्रेस बैकअप का मतलब ये होगा कि जो बैकअप्स लिया है उसके साइज़ को जो है वो रिड्यूस करने के लिए। तो ये जो है हमारे डिस्क के ऊपर स्पेस को जो है सेव करने के लिए ये जो है एक अच्छा फीचर है। तो अब जो है हमारे पास जो है इसके बाद जो ऑप्शन आ रही है कि यहाँ पे कि रिकवरी इंटरवल्स कितने मिनट्स का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ 3 मिनट्स का रिकवरी इंटरवल, मतलब ये है कि जो एसक्यूएल सर्वर की कैशे के अंदर जो डर्टी पेजेस होते हैं उसके लिए जो एसक्यूएल सर्वर जो है ना 3 मिनट्स के बाद उसकी अपनी कमांड को वो एग्जीक्यूट करेगा, चेक पॉइंट्स को, और जो है उन डर्टी पेजेस को अपनी डिस्क में राइट कर लेगा। डर्टी पेजेस जो है हमने जो है एसक्यूएल सर्वर के आर्किटेक्चर को जब हमने डिस्कस किया था उसमें देखा था कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर जब कोई अपडेट्स चलते हैं, अपडेट्स की कमांड्स चलती हैं, तो वो क्या करता है कि जो अपडेट्स होते हैं उनको अपनी लॉग फाइल में तो राइट कर लेता है। जब वो ट्रांजैक्शन जो होती है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो उसको अपनी लॉग फाइल में तो राइट कर लेता है, लेकिन जो है उसकी डिस्क फाइल जो कि उसकी डाटा फाइल होती है उसमें वो अभी राइट नहीं करता। वो उस कैशे में ही वो पेजेस पड़े होते हैं जो कि अभी डाटा फाइल के अंदर राइट नहीं हुए होते। एसक्यूएल सर्वर की डाटा फाइल के अंदर जो पेजेस जो हैं उसकी कैशे के अभी राइट नहीं हो रहे हुए होते हैं, उनको डर्टी पेजेस कहते हैं। तो उनको जो है एसक्यूएल सर्वर किस वजह से जो है कैशे में रखता है, ताकि जो है वो उसको उसकी इनपुट आउटपुट को परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, अगर वो बार बार जो है एक कमांड एग्जीक्यूट हुई उसको राइट करने के लिए जो है डिस्क के ऊपर जाएगा, फिर दूसरी कमांड उसको राइट करने के लिए डिस्क के ऊपर जाएगा, तो ये जो है उसका राइट का जो इनपुट आउटपुट टाइम है वो उसके ऊपर जो है परफॉर्मेंस को ये डिक्रीज़ करेगा। तो एसक्यूएल सर्वर क्या करता है कि उसको अपनी कैशे में ही रखता है। जब जो है वो चेक पॉइंट की कमांड एग्जीक्यूट होती है, ऑटोमेटिकली या मैनुअली भी एग्जीक्यूट की जा सकती है, या एसक्यूएल सर्वर के अंदर कैशे में जो है वो लोड बढ़ गया तो फिर एसक्यूएल सर्वर उन डर्टी पेजेस को जो है डिस्क के अंदर राइट कर देता है। तो ये अगर हम यहाँ 3 मिनट्स लिखेंगे तो 3 मिनट्स के बाद जो एसक्यूएल सर्वर जो है इसका ये इंटरवल एग्जीक्यूट होगा और उन पेजेस को जो है डिस्क के अंदर वो राइट करना शुरू कर देगा, और रिकवरी टाइम जो होगा फिर हमारा वो 3 मिनट्स का होगा।
तो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस आती हैं कि ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन, हमारी डाटा फाइल कौन सी लोकेशन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, तो ये लोकेशन यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अगर हमने मैनुअली कोई लोकेशन नहीं कोई सिलेक्ट की वाइल इंस्टॉलिंग, तो ये डाटा फाइल हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन के ऊपर होगी और लॉग फाइल इस लोकेशन के ऊपर, और बैकअप फाइल जो है ये उसकी लोकेशन ये होगी। हम जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रहे हैं, अगर हम चेक करेंगे कि रनिंग वैल्यूज़ में कि क्या ये इफ़ेक्टिव हो गई हैं, तो अगर वो इफ़ेक्टिव हो गई होंगी तो फिर हमें रनिंग वैल्यू में वो वैल्यू नज़र आएगी, लेकिन नहीं हुई इफ़ेक्टिव, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एसक्यूएल सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो ये थी उसकी एसक्यूएल सर्वर की जो थी हमारी डेटाबेस की सेटिंग्स थी, जो कि हमने चेक करके देखी। इसी तरह जो है अगर एसक्यूएल सर्वर के हम जो है एडवांस्ड फीचर में जाएं, एडवांस टैब के अंदर जाएं, तो उसके हमें ये वाली ऑप्शन नज़र आती हैं। इसमें जो है ये पहली ऑप्शन जो है वो ये है कि इनेबल कंटेंट डेटाबेस। अगर ये ऑप्शन हम इनेबल कर देंगे तो फिर क्या, बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये फॉल्स होती है, उसमें ये क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी जो एक डेटाबेस क्रिएट की और डेटाबेस को अगर मैं उसको उसका बैकअप रखता हूँ और उस बैकअप को मैं किसी दूसरी जगह पे जाकर रिस्टोर करता हूँ, किसी और इंस्टेंस में रिस्टोर करता हूँ, या मैंने इसको जो है जो डेटाबेस को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे जाके किसी दूसरे इंस्टेंस में इसको अटैच करता हूँ, तो एसक्यूएल सर्वर की जो है जो उस डेटाबेस के अंदर तो जो कुछ होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो डाटा होगा वो तो वहाँ रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये डेटाबेस की जो है डिपेंडेंट होती हैं पूरे उस नोड के ऊपर। कुछ जो होते हैं लाइक जो होते हैं वो लॉगिन्स जो होते हैं वो मास्टर डेटाबेस में होते हैं, तो अब वो जो है जब मैं दूसरी जगह जाके दूसरे इंस्टेंस के ऊपर रिस्टोर करूँगा तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो वहाँ पे मुझे मैनुअली जो है ये लॉगिन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर अदरवाइज जो है एसक्यूएल सर्वर के यूज़र्स जो हो गए, जो डेटाबेस के यूज़र्स होंगे, वो ऑर्फेंड हो जाएंगे। तो अब ये जो है मैं डेटाबेस की डिपेंडेंसी को जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, या उसको जो है मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ कि वो डेटाबेस जो है इंडिपेंडेंट हो, कि ताकि मैं अगर किसी दूसरे नोड के ऊपर जाकर उसे रिस्टोर करूँ तो मुझे उसके लिए कुछ और काम, दूसरा काम नहीं करना पड़े। वो जो ही डेटाबेस रिस्टोर हुई वो वहाँ वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये जो है इनेबल्ड कंटेंट डेटाबेस की ऑप्शन जो है इनेबल करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो है फिर मुझे डेटाबेस जब मैं क्रिएट करूँगा वहाँ जाके भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जब ये इनेबल कर देंगे तो फिर वो डेटाबेस जो होगी हम जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क कर सकती है कंटेंट डेटाबेस। तो उसमें भी जो है फिर उसकी ऑप्शन होगी कि फुल कंटेंट होगी या पार्शियल या नॉन, ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगी हमारे पास जब हम कंटेंट डेटाबेस की ऑप्शन को इनेबल करेंगे। और ये फीचर जो था ये एसक्यूएल सर्वर 2012 से जो था इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह जो है हमने ये कंटेंट डेटाबेस का फ़ीचर जो है सर्वर प्रॉपर्टी का फ़ीचर ये चेक किया एडवांस के अंदर। अब एडवांस इसके दूसरे फ़ीचर अगर देखें तो इसमें जो है हमें एक फ़ीचर अवेलेबल था फाइल स्ट्रीम एक्सेस लेवल, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। और ये फाइल स्ट्रीम क्या करता है, फाइल स्ट्रीम जो होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो होती है, अगर इस फीचर को इनेबल कर देंगे तो वो जो है एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है जो टाइप्स ब्लोब टाइप्स होते हैं, ब्लोब जो होती हैं एसक्यूएल सर्वर की लाइक टेक्स्ट, जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो करेक्टर टाइप्स होती हैं वारकार होती हैं, उसके अंदर हम करेक्टर डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ब्लोब टाइप्स जो होती हैं इसके अंदर हम लाइक ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस, एक्सेल, पीडीएफ फाइल्स, और इस तरह के जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ब्लॉब्स टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर जो है हम फाइल स्ट्रीम का फीचर इनेबल कर देंगे तो फिर एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा, इसको डेटाबेस के अंदर नहीं स्टोर करेगा, बल्कि इसको जो है वो एनटीएफ फाइल सिस्टम यानी डिस्क के ऊपर स्टोर करेगा। तो ये फीचर जो है हमें इसमें अवेलेबल है, और ये 2000 एसक्यूएल सर्वर 2008 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इससे क्या होगा कि हमारी जो है ये डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, और जब हम एसक्यूएल सर्वर का बैकअप लेंगे तो वो इनका भी बैकअप वो लेगा। तो इसके लिए हमें जो है इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस भी करनी पड़ेंगी। जब हम इस फीचर के ऊपर जो है प्रैक्टिकली जो है हम देखेंगे तो फिर उसमें हम वो सारी चीज़ें जो है चेक करेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे जो है एसक्यूएल सर्वर की सर्वर लेवल प्रॉपर्टी में हमें पहले ये फीचर इनेबल करना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो अगर हम देखें कि नेक्स्ट फीचर इसके अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो उसमें है अलाउ ट्रिगर्स टू फायर।
ट्रिगर्स जो होते हैं ये एसक्यूएल सर्वर का जो है एक स्पेशल किस्म का ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्रोसीजर होता है। ट्रिगर्स जो होते हैं जबकि एसक्यूएल सर्वर में हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो होते हैं उस एक्शन के अगेंस्ट जो होते हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लाइक जो है मैं अगर कोई उसके अंदर डीएमएल की कोई कमांड्स एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई मैं इंजर्शन करता हूँ या अपडेशन करता हूँ या कोई मैं डाटा को डिलीशन की ट्राई करता हूँ तो उसके ऊपर जो है फिर ये ट्रिगर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ये क्या होते हैं कि डाटा इंटीग्रिटी के लिए होते हैं, ये चेक्स होते हैं, कोई वैलिडेशन के लिए इनके अंदर लिखा होता है कि कोई अगर यूज़र जो है कोई डिलीट करने लगे तो वो पहले चेक चेक कर ले कि आया ये यूज़र डिलीट कर सकता है इस रिकॉर्ड को या नहीं। अगर नहीं कर सकता होगा तो हमने उस डिलीट के ऊपर जो है एक ट्रिगर लिखा होगा जो उसको उस डिलीशन के जो है एक्शन से को परफॉर्म नहीं करने देगा। तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर हम इस फीचर को इनेबल कर देंगे तो ये ट्रिगर्स क्या होंगे कि नेस्टेड ट्रिगर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी एक ट्रिगर जो होता है ऑटोमेटिकली दूसरे ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये जो है कितने लेवल तक एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी 32 लेवल तक। इसको कैस्केडिंग कहते हैं। एक ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ, उसने दूसरे ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर दिया और उसने उससे अगले ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर दिया और ये लेवल जो है 32 लेवल्स तक ये कैस्केडिंग हो सकती है। और ये फीचर जो है हमें इनेबल करना होगा। तो ये यहाँ पे अलाउ ट्रिगर्स टू फायर अदर्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। ये इसको नेस्टेड ट्रिगर्स कहते हैं। नेस्टेड ट्रिगर्स बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ट्रू होती है। तो अब जो है हमारे पास से इसकी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन लेवल के ऊपर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ब्लॉक प्रोसेस थ्रेशोल्ड। ब्लॉक प्रोसेस थ्रेशोल्ड जो होता है, ये टाइमिंग जो है यहाँ पे हमें ये सेटिंग करनी होती है कि कितने सेकंड बाद जो है ये थ्रेशोल्ड जो है ये एग्जीक्यूट हो। ये थ्रेशोल्ड, ये क्या थ्रेशोल्ड होता है कि ये जो है ना ये एक मॉनिटरिंग और कैप्चरिंग करने की ये जो है ये एक्टिविटी होती है जिसमें वो उन क्यूरीज को जो कि हमने एग्जीक्यूट की और वो क्यूरी जो है अभी वेट कंडीशन में चली गई क्योंकि वो जिस उसको जो रिसोर्स चाहिए, जो इनपुट या आउटपुट रिसोर्स चाहिए या उसको कोई मेमोरी का कोई रिसोर्स चाहिए तो वो अभी उसके लिए अवेलेबल नहीं है, अभी वो बिजी है। कोई दूसरी क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही हैं या किसी दूसरे रिसोर्स ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये क्यूरी स्टिल वेटिंग में है। तो ये ब्लॉक प्रोसेस थ्रेशोल्ड के अंदर जो हम टाइमिंग सेट करेंगे, सपोज अगर मैंने 5 सेकंड सेट कर दिया तो 5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और उस वक्त जो भी वेटिंग क्यूरीज होंगी या जो भी ब्लॉकिंग प्रोसेस होंगे उनको जो है वो ये कैप्चर करेगा ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेटर बाद में देखे कि कौन कौन से आज प्रोसेस जो है ब्लॉक हुए और क्या रीजंस हुई है। इसको मॉनिटरिंग के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीचर जो होता है यूज़ होता है। अब इसका जो है टाइम जो है मिनिमम टाइम 5 है और मैक्सिमम जो है 86,400 सेकंड्स तक हम सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम टाइम जो है 5 से कम सेट करेंगे तो फिर ये इवेंट जो होता है ये रिकॉर्ड नहीं करेगा ब्लॉकिंग प्रोसेस को, क्योंकि 5 सेकंड जो है मिनिमम टाइम है जिसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। तो इस सेकंड अगर हम ये सेटिंग जो है सर्वर की सेटिंग करेंगे तो ये इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएगी। इसके लिए हमें सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है हम इसका जो है नेक्स्ट फीचर चेक करते हैं कि वो कौन सा है। उसमें है कर्सर थ्रेशोल्ड। तो कर्सर भी जो है ये डेटाबेस का जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है कि इट्स लाइक अ लूप टाइप। इस ये कर्सर ऑब्जेक्ट जो होता है डेटाबेस के जो रिजल्ट सेट लेकर आता है उसमें से डाटा को रिट्रीव करता है। रिजल्ट सेट क्या होता है कि लाइक जो है मैंने एक एसक्यूएल सर्वर को जो है एक क्यूरी की कि मुझे जो है वो जो है एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नेम, उसकी जेंडर, उसका एड्रेस जो है चाहिए। तो वो जो रिकॉर्ड्स लेकर आएगा वो उसको हम रिजल्ट सेट कहेंगे। तो इस रिजल्ट सेट के ऊपर जो है अगर मैंने कोई मैनिपुलेशन जो है रो बाय रो करनी है, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है, इसमें जो रिकॉर्ड्स वो लेकर आते हैं एक रिकॉर्ड जो होती है एक रो होती है, रो को रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो अगर मैं एक रो बाय रो जो है इसको, अब जो रिजल्ट सेट हमारे पास एसक्यूएल सर्वर लेकर आया उस रिजल्ट सेट के अंदर मैं एक एक रो को रिट्रीव करके उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना चाहता हूँ तो फिर मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वो जो रिजल्ट सेट में से रो बाय रो डाटे को रिट्रीव करता है और फिर जो है हम उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करते हैं। तो अब जो है एसक्यूएल से कर्सर का थ्रेश होल्ड जो है वो किस लिए सेटिंग करना पड़ता है, वो
कर्सर को एसिंक्रोनियस या सिंक्रोनस बनाने के लिए करना पड़ता है। अगर रिजल्ट सेट जो है बड़ा है, तो फिर अगर सपोज मैंने कर्सर का थ्रेशोल्ड जो है जो उसके अंदर नंबर सेट किया है, तो जो रिजल्ट सेट आता है उस नंबर से जो मैंने कर्सर के थ्रेशोल्ड के अंदर सेट किया है, उस रिजल्ट सेट उस नंबर से बड़ा है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स आए हैं वो उस नंबर से ज़्यादा हैं, तो कर्सर जो है वो एसिंक्रोनियसली जो है वो एक्टिंग करना शुरू कर देगा। एसिंक्रोनियस क्या होगा कि कर्सर जो होता है वो अपने जो है वो रिकॉर्ड्स को फिल भी कर रहा होगा, और यूज़र जो है उन रिकॉर्ड को रिट्रीव करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर देगा, और साथ में कर्सर फिलिंग भी हो रही है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सिंक्रोनियस होता है। तो सिंक्रोनियस में जो है वो स्मॉल अगर कर्सर्स होते हैं तो उनके लिए जो होता है ये बेनिफिट्स होता है। अगर हम उसके अंदर -1 वैल्यू भी सेट कर देंगे तो फिर भी एसक्यूएल कर्सर का कर्सर जो होता है सिंक्रोनसली जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो कर्सर के थ्रेशोल्ड को कर्सर को सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस बनाने के लिए जो है ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वो सेट करनी पड़ती है। अब जो है उसके बाद जो है अगर हम इसके कोई और जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखें तो उसमें जो है हमारे पास ये ऑप्शन है कि ऑप्टिमाइज़ फॉर एडी हॉक वर्कलोड्स। एडी हॉक जो होती हैं ये एक डायनामिक्स क्यूरी होती हैं। तो उस एडी लाइक जो होती है हम डायना जब भी कोई एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, लाइक हमने ये जो थी पहले क्यूरी देखी थी कि एम्प्लॉयज़ एसक्यूएल सर्वर को एक रिक्वेस्ट की कि एम्प्लॉय का कोड नेम, जेंडर, एड्रेस एम्प्लॉय के टेबल में से लेके और जो कि सेल्स डिपार्टमेंट के हैं। तो एसक्यूएल सर्वर जो होता है ये क्यूरी को जब एग्जीक्यूट करता है, क्यूरी प्लानर के इसके लिए प्लान जनरेट करता है, और ये जो है क्यूरी प्लान जो है एसक्यूएल सर्वर जो अपनी मेमोरी कैशे के अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि अगर सेम क्यूरी दोबारा एग्जीक्यूट हो तो ये उसको प्लान को जो है दोबारा क्रिएट ना करना पड़े, वो जो प्लान रीयूज़ हो जाए, और उस क्यूरी से रिलेटेड डाटा भी जो है एसक्यूएल सर्वर अपने डाटा कैशे के अंदर रख लेता है। उसको फिर जब ये क्यूरी दोबारा एग्जीक्यूट होगी तो अपनी वो कैशे से ही वो रिकॉर्ड्स को लेके क्लाइंट को जो है रिस्पॉन्स देगा। तो इससे क्या होगा कि हम एसक्यूएल सर्वर को बार बार डिस्क से जाके ये डाटा नहीं लेना पड़ेगा, जिससे इनपुट आउटपुट का जो टाइम है वो जो है हमारा जो है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, उस टाइमिंग को वो रिड्यूस हो जाएगा जो डिस्क के से डाटा को रिट्रीव करने में लगना था। तो अब ये जो है एसक्यूएल सर्वर अपनी क्यूरी के जो प्लान्स को प्लान कैशे में रखता है, लेकिन एडी हॉक क्यूरीज क्या होती हैं, डायनामिक क्यूरीज होती हैं। लाइक अगर मैं वही क्यूरी जो है ये एग्जीक्यूट करूं कि मुझे एम्प्लॉय का कोड चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट, मैं उसके लिए जो है एक पैरामीटर भेजूंगा, एक डायनामिक क्यूरी बना दूंगा, उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा डिपार्टमेंट के लिए, ताकि जो है वो रन टाइम के ऊपर जो है क्लाइंट जो है उस डिपार्टमेंट की वैल्यू भेजे। एक दफ़ा उसने सपोज सेल्स डिपार्टमेंट का उसको चाहिए था, तो फिर वो जो है उस वेरिएबल के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट की वैल्यू भेज देगा। नेक्स्ट टाइम अगर वो उस डिपार्टमेंट को चेंज करके कोई परचेज डिपार्टमेंट के उसको एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उसके अंदर वैल्यू जो है परचेज डिपार्टमेंट पास करेगा। तो ये डायनेमिक्स क्वेरी कहलाती हैं। लाइक अगर ये इसका ये सिंटैक्स इस तरह एसक्यूएल सर्वर के अंदर वेरिएबल डिफाइन करना हो तो ये इस तरह डिफाइन करते हैं। ये मैंने एक वार्कर यानी करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर मैक्सिमम हम 50 करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। इसकी मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेल्स सेट कर दी इस डिपार्टमेंट वेरिएबल की। अब मैं क्यूरी वही वाली एग्जीक्यूट करता हूँ जिसको हम फर्स्ट मॉड्यूल से लेके चल रहे हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड नेम जेंडर एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू @डिपार्टमेंट। अब ये जो है ये वेरिएबल है, ये डायनामिक क्यूरी है। अब यहाँ से जो है वैल्यूज़ ये पास होंगी और जो भी पास होगी उस वैल्यू के ऊपर जो है ये हमें रिजल्ट पास करेगा। अब ये डायनामिक क्यूरी के लिए जो है एसक्यूएल सर्वर हम ये चाहते हैं कि अगर ये एडी हॉक वर्कलोड वाली ऑप्शंस को जो है हम अगर इनेबल करें तो क्या करे होगा कि फिर ये जो इसकी डायनामिक क्यूरी के प्लान्स को जो होता है उसके मेन प्लान को जो है एसक्यूएल सर्वर अपनी क्यूरी कैशे में स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लान कांस्टेंट नहीं होते। ये प्लान नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर जो है ये प्लान चेंज हो सकता है। तो इस वजह से इस प्लान को क्यूरी में स्टोर करने क्यूरी के कैशे के अंदर स्टोर करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए जो है फिर ये वाली ऑप्शन जो है इनेबल करनी पड़ती है कि उसका मेन प्लान जो है वो अपनी क्यूरी कैशे के अंदर एसक्यूएल सर्वर स्टोर ना करे। यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ऑप्शन जो होती है फॉल्स होती है। और फिर नेक्स्ट जो है उसकी ऑप्शन है स्कैन फॉर स्टार्टअप प्रोक।
ये प्रोक्स यानी एसक्यूएल सर्वर जब सर्विस स्टार्ट हो तो क्या इसको जो है जो उस वक्त कोई प्रोसीजर ऐसे हैं, हम कोई ऐसे यूज़र ऐसे प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर वो डिफाइन कर सकता है कि जो ही एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट हो, एसक्यूएल सर्वर की सर्विस स्टार्ट हो तो ये प्रोसीजर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए। तो अगर ये ऑप्शन जो होगी वो इनेबल होगी तो फिर एसक्यूएल सर्वर उन प्रोसीजर्स को जिनको मार्क किया हुआ कि ये स्टार्टअप के ऊपर एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो फिर एसक्यूएल सर्वर उन प्रोसीजर्स को यूज़र के प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोसीजर्स जो होते हैं ये इसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, लाइक अगर वो हम ये देखना चाहते हैं कि ये सर्विस जो है किस टाइम पे ऊपर स्टार्ट हुई है, तो हम एक ऐसा प्रोसीजर लिख सकते हैं जिसके अंदर हम ये लॉजिक लिख सकते हैं कि जब ये एसक्यूएल की सर्विस स्टार्ट हो तो उस वक्त इस टाइम को जो है किसी जगह टेबल के अंदर स्टोर कर ले, ताकि यूज़र जो है एडमिनिस्ट्रेटर को पता चले कि एग्जैक्ट किस टाइम के ऊपर स्टोर हुआ। दिस इज़ एन एग्जांपल। तो ये जो है जो भी जब भी वो ये वाली ऑप्शन इनेबल होगी तो एसक्यूएल सर्वर जो है बाय डिफ़ॉल्ट उन सारे प्रोसीजर्स को स्कैन करेगा जो कि यूज़र ने जिनकी ऑप्शन जो है स्टार्टअप रखी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। अब ये 2 डिजिट ईयर कट ऑफ जो होता है, अगर हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है अगर हम चाहते हैं कि ईयर का फॉर्मेट जो होता है 2 डिजिट तक रखें, तो फिर एसक्यूएल सर्वर जो है इसको कैसे जो है इस फॉर्मेट को अगर 2 डिजिट वाला ईयर है तो उसको कैसे जो है वो रीड करेगा। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ईयर का स्पैन जो होता है 1950 से 2049 तक होता है। अगर अब हम जो है इसको ईयर को 49 लिखेंगे तो एसक्यूएल सर्वर इसको जो कंसीडर करेगा 2049 40, अगर हमने सिर्फ 2 डिजिट में 49 लिखा ईयर तो एसक्यूएल सर्वर इसको 2049 रीड करेगा। और अगर जो है 50 रीड हमने जो है 2 डिजिट ईयर को 50 लिखा तो एसक्यूएल सर्वर इसको रीड करेगा 9050 बाय डिफ़ॉल्ट। और इस तरह 99 को 1999 जो है वो रीड करेगा अगर ये जो है 2 डिजिट वाला फॉर्मेट सेट किया हुआ। और तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कैसे एसक्यूएल सर्वर उसको रीड करेगा 2 डिजिट फॉर्मेट को। तो ये नेटवर्क पैकेट साइज़ जो होता है एसक्यूएल सर्वर जो होता है, क्योंकि ये डाटा जो होता है पैकेट्स की सूरत में क्लाइंट और सर्वर के से जो होता है ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो अगर हम पैकेट का साइज़ जो होता है चेंज करना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ होता है 4096, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन रिमोट लॉगिन टाइम आउट। रिमोट जो हमने लॉगिन्स की ऑप्शन जो होती है वो सर्वर लेवल के ऊपर देखी थी कहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं, तो ये कनेक्शन में थी ये ऑप्शन, उस वहाँ से हम इनको इस ऑप्शन को रिमोट लॉगिन्स की ऑप्शंस को जो है हम ये इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। तो अब ये कह रहा है कि रिमोट जो लॉगिन हुआ है वो अगर एक यूज़र जो है क्लाइंट जो है वो रिमोटली एग्जिस्ट करता है, वो हम सर्वर के ऊपर एसक्यूएल सर्वर के ऊपर लॉगिन हुआ, तो अगर हमारा सर्वर जो है उसकी सर्विस स्टॉप है या सर्वर शट डाउन है, तो ये जो है रिमोट लॉगिन जो है कितनी देर तक अटेम्प्ट करता रहे ऑटोमेटिकली लॉगिन करने के लिए। तो ये वो टाइमिंग है कि वो 10 सेकंड्स के लिए बार बार अटेम्प्ट करेगा। अगर 10 सेकंड तक जो है उसको सेशन ओपन नहीं हुआ तो फिर वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। इसकी टाइमिंग जो है हम यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। पैरेललिज्म जो होता है ये मल्टी प्रोसेसिंग वाला फीचर है कि इसमें अगर एसक्यूएल सर्वर में जो है हमारे जो है इस मशीन के ऊपर मोर देन 1 प्रोसेसर हैं, तो अगर हम पैरेललिज्म के फीचर को इनेबल करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे जो है इस वाले जो है सेटिंग्स में हमें आना पड़ेगा। यहाँ कास्ट थ्रेशोल्ड फॉर पैरेललिज्म अगर हम सेट करेंगे कि कितनी कॉस्ट हम सेटिंग हो कि इसके बाद जो है एसक्यूएल सर्वर जो है कोई उसके पास जो टास्क आती हैं, कोई ट्रांजैक्शन जो एसक्यूएल सर्वर के पास आती है, अगर उसकी कास्ट जो है 5 या उससे ज़्यादा होगी तो फिर उसको जो है वो पैरेलल जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा कि उसको मोर देन ओन प्रोसेसर्स के ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म कितनी होनी चाहिए कि अगर हमारे पास जो है 10 प्रोसेसर्स अगर हमारे जो वहाँ पे चिप है प्रोसेसर्स है उसको हमारे पास जो है 8 कोर्स हैं। अब जो है यहाँ पे हम यहाँ ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं 4 के। मैक्सिमम जो है वो एसक्यूएल सिर्फ 4 प्रोसेसर्स को यूज़ कर सकता है। 4 प्रोसेसर के लिए टास्क की पैरेललिज्म
इनेबल कर सकता है। तो ये ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ सेटिंग की जा सकती हैं। ये परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। क्यूरी की जहाँ हम जो है एग्जीक्यूशन प्लान्स चेक करेंगे, हम देखिए क्यूरी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये चीज़ें जो हैं हमें उस वक्त चेक करनी पड़ेंगी। इनकी उनके मुताबिक जो है वो फिर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो थी हमारे एसक्यूएल सर्वर की जो है एडवांस लेवल्स की प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि एसक्यूएल सर्वर की मास्टर डाटाबेस के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ जो होती हैं स्टोर होती हैं। और मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जब हम यहाँ इनके वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो उस वक्त तक एक्टिव नहीं होंगी, एसक्यूएल सर्वर पे इफेक्टिव नहीं होंगी जब तक कि हम एसक्यूएल सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट नहीं करेंगे। तो अब हम जो है जो नेक्स्ट मॉड्यूल जो हम स्टार्ट करेंगे, उस मॉड्यूल के अंदर जो है हम एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। उस डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम जो है वो देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उस डाटाबेस की सेटिंग्स करेंगे। फिर उस डाटाबेस के अंदर जो है उनके सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप जो है क्रिएट करके उनको जो है उसको उनके ऊपर प्रोसेस करके जो है वो चेक करेंगे इन द कमिंग मॉड्यूल।